वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंजीनियरिंग फिजिक्स बाय डॉक्टर दीपक। आज हम डिस्कस करेंगे क्रिस्टलोग्राफी की इंट्रोडक्शन, टाइप्स ऑफ सॉलिड्स एंड क्रिस्टल स्ट्रक्चर के बारे में। कंटेंट ऑफ डिस्कशन रहेगा, पहले हम इंट्रोडक्शन ऑफ क्रिस्टलोग्राफी, टाइप्स ऑफ सॉलिड्स, देन डिफरेंस बिटवीन द क्रिस्टलाइन सॉलिड्स एंड अमॉर्फस सॉलिड्स, क्रिस्टल स्ट्रक्चर, स्पेस लैटिस, बेसिस, यूनिट सेल, प्रिमिटिव यूनिट सेल एंड नॉन प्रिमिटिव यूनिट सेल। क्रिस्टलोग्राफी क्या चीज? क्रिस्टलोग्राफी एक एक्सपेरिमेंटल साइंस है जो डिटरमिन करती है अरेंजमेंट ऑफ एटम्स इन क्रिस्टलाइन सॉलिड्स, कि किस तरह से सॉलिड क्रिस्टलाइन सॉलिड्स में अरेंजमेंट ऑफ एटम्स और एटम का अरेंजमेंट कैसे किया जाता है क्रिस्टलाइन सॉलिड में। क्रिस्टलोग्राफी इज अ फंडामेंटल सब्जेक्ट in the field of material science and solid state physics, or it's called condensed matter physics. The word crystallography जो derive किया है from the Greek word crystalline mean cold drop, frozen drop, with its meaning extended to all solid with some degree of transparency, कि एक तरह का cold drop और frozen drop है जो एक transparent solid है। And Griffin to write in July 2012 यूनाइटेड नेशन ने रिकॉग्नाइज किया इंपॉर्टेंस ऑफ द साइंस ऑफ क्रिस्टलोग्राफी एंड उन्होंने क्लेम किया 2014 वुड बी द इंटरनेशनल ईयर ऑफ क्रिस्टलोग्राफी। 2014 का जो ईयर था वो ईयर ऑफ क्रिस्टलोग्राफी रहा। टाइप्स ऑफ सॉलिड्स, basically there are the three kinds of solids. So first one is the crystalline solid. crystalline solid क्या है? एक solid material है जो कैसे बनता है, जिसका अरेंजमेंट जो है वो हाईली ऑर्डर है इन माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर, तो क्रिस्टल बनता है और ये एक्सटेंड होता है ऑल डायरेक्शन में। एग्जाम्पल क्या है इसके? मेटल्स में गोल्ड, सिल्वर एंड एल्यूमिनियम, एंड नॉन मेटालिक मटेरियल में डायमंड, क्वार्ट्ज, ग्रेफाइट एक्सेट्रा। तो अगर आप डायग्राम की बात करें तो क्रिस्टलाइन सॉलिड एक ऐसा मटेरियल है जो हाईली ऑर्डर माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर है। जब वो क्रिस्टल लैटिस बनाते हैं तो वी कैन एक्सटेंड इट टू ऑल द डायरेक्शंस। सेकंड, अमॉर्फस एक नॉन क्रिस्टलाइन सॉलिड है जिनमें लैक ऑफ लॉन्ग रेंज ऑर्डर नहीं होता है, और इनके जो एग्जाम्पल है रबर, वैक्स, ग्लास, प्लास्टिक। ये देखिए आप, अमॉर्फस मटेरियल है, ये नॉन क्रिस्टलाइन सॉलिड है। ये एक रेगुलरली फैशन मैनर में अरेंजमेंट नहीं है, अरेगुलर अरेंजमेंट है क्रिस्टल का। तो एग्जाम्पल है रबर, प्लास्टिक, वैक्स, ग्लास। पॉलीक्रिस्टलाइन कुछ सॉलिड्स ऐसी हैं जो कंपोज और जो बनती है स्मॉल रीजन ऑफ सिंगल क्रिस्टल मटेरियल्स, जिन्हें हम पॉलीक्रिस्टलाइन सॉलिड्स कहते हैं। सो पॉलीक्रिस्टलाइन सॉलिड्स का जो अरेंजमेंट है विद इन सर्टेन सेक्शंस, तो सम सॉर्ट ऑफ पैटर्न ऑफ द एटम एग्जिस्ट, but various sections are randomly arranged with respect to each other. For example, metals and ceramics. So this is the diagram of a polycrystalline material. अगर हम इसमें बात करें तो कुछ sections जो हैं वो, ये solid जो है इसमें जो कुछ section जो है वो arranged है और कुछ जो है वो randomly arranged है, इसे कहते हैं हम पॉलीक्रिस्टलाइन सॉलिड्स। ये सॉलिड जो बनी है वो स्मॉल रीजन ऑफ द सिंगल क्रिस्टल मटेरियल से बनी हुई है, इसे हम कहते हैं पॉलीक्रिस्टलाइन। अब डिफरेंस बिटवीन क्रिस्टलाइन सॉलिड एंड अमॉर्फस सॉलिड, हमने अभी पीछे स्लाइड में पढ़ा। क्रिस्टलाइन सॉलिड जो है इनका अरेंजमेंट जो है वो एक रेगुलरली फैशन्ड मैनर में है और रिपीटिंग पैटर्न है, एंड दे हैव अ रेगुलर एंड ऑर्डर अरेंजमेंट रिजल्टिंग इन अ डेफिनेट शेप। तो इनकी डेफिनेट शेप है। अगर हम अमॉर्फस की बात करें तो पार्टिकल जो अरेंज है वो रैंडम मैनर में है,
दे आर नॉट ऑर्डर अरेंजमेंट, जिसके कारण उनकी शेप जो है वो अरेगुलर है। क्रिस्टलाइन सॉलिड्स का जो मेल्टिंग पॉइंट है वो शार्प मेल्टिंग पॉइंट है। फॉर एग्जाम्पल अगर कोई मेटल है उसका मेल्टिंग पॉइंट 500 डिग्री सेल्सियस है, तो वो 500 डिग्री सेल्सियस पे एग्जैक्टली जो है वो मेल्ट हो जाएगी। बट अमॉर्फस की अगर हम बात करें तो इनका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो एक बैंड में रहता है। फॉर एग्जाम्पल हम ग्लास का एग्जाम्पल लेते हैं। ग्लास को हमने हीट किया तो पहले वो सॉफ्टन होगा, देन वो धीरे धीरे विद द पैसेज ऑफ टेम्परेचर जो है वो सॉफ्ट फिर देन मेल्ट होगा। तो इसमें एक रेंज रहती है टेम्परेचर की। फॉर एग्जांपल कोई मटेरियल मेल्ट होता है 50 डिग्री सेल्सियस में, तो इसकी रेंज जो है 50 टू 55 डिग्री सेल्सियस के बीच में वो अमॉर्फस मटेरियल जो है वो अमॉर्फस सॉलिड जो है वो मेल्ट होगी एक रेंज में। क्रिस्टलाइन सॉलिड जो है वो अनआइसोट्रोपिक इन नेचर। अनआइसोट्रोपिक, आइसोट्रोपिक मतलब सेम, एन लगा है तो ये बन जाता है प्रॉपर्टी जो है वो वेरी करेंगी इन ऑल द डायरेक्शन। एनाइसोट्रोपिक मीन द मैग्नीट्यूड ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टी सच एज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, थर्मल कंडक्टिविटी इज डिफरेंट अलोंग विद डिफरेंट डायरेक्शंस ऑफ द क्रिस्टल। तो इसके हम डिटेल स्टडी करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, एनाइसोट्रोपिक क्या होता है और आइसोट्रोपिक क्या होता है। तो अमॉर्फस सॉलिड्स जो है वो आइसोट्रोपिक इन नेचर, तो इनका मैग्नीट्यूड ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टी जो है वो सेम रहता है इन ऑल द डायरेक्शंस ऑफ द सॉलिड। क्रिस्टलाइन सॉलिड को जब हम कट करते हैं शार्प एज के साथ, सो न्यू हेल्प जो बनेगी वो एक स्मूथ सरफेस होगी। एग्जांपल के तौर पे अगर हम देखें तो दे हैविंग अ स्मूथ सरफेस। दूसरी तरफ हम अमॉर्फस सॉलिड्स की बात करें, जब इनको कट करते हैं तो एक अरेगुलर सरफेस जो है वो बनती है अमॉर्फस सॉलिड्स की। क्रिस्टलाइन सॉलिड जो है दे आर रिजिड सॉलिड्स एंड अप्लाइंग माइल्ड फोर्स विल नॉट डिस्टॉर्ट इट्स शेप, क्योंकि दिस इज अ रेगुलर फैशन अरेंजमेंट इज देयर। अगर हम इन पे ऊपर कोई माइल्ड फोर्स भी अप्लाई करते हैं तो उनकी जो शेप है क्रिस्टल की वो डिस्टॉर्ट नहीं होती है। जबकि अमॉर्फस सॉलिड जो है वो दे आर नॉट रिजिड, अगर हम थोड़ी सी माइल्ड फोर्स लगाएं तो उनकी शेप में थोड़ी सी चेंज आएगी। फॉर एग्जाम्पल हम रबड़ की बात करें, रबड़ को थोड़ा सा हम प्रेस करेंगे तो उसकी शेप में जो थोड़ी डिफॉर्मेशन आ जाती है। अब क्रिस्टल स्ट्रक्चर कैसे बनता है? स्पेस लैटिस प्लस बेसिस को मिला के बनता है क्रिस्टल स्ट्रक्चर। पहले हम अंडरस्टैंड करेंगे, बहुत से बच्चों को इसमें कंफ्यूजन रहता है, स्पेस लैटिस क्या होता है? एक 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट है। अगर हम यहां पे खड़े हो जाते हैं तो इसका जो इन्वायरमेंट है टॉप बॉटम राइट लेफ्ट वो सेम है, इसे हम कहेंगे स्पेस लैटिस। इनफाइनाइट अरे ऑफ पॉइंट्स इन 3 डायमेंशन इन विच एवरी पॉइंट हैज ए आइडेंटिकल इन्वायरमेंट एज एनी अदर पॉइंट इन द अरे। तो अगर हम यहां पे खड़े हो जाते हैं तो इसको भी इन्वायरमेंट है वो सेम मिलेगा। अब बात आती है बेसिस। बेसिस क्या है? एक सेट ऑफ 1 और 2 एटम्स अबाउट ए लैटिस पॉइंट इज कॉल्ड अ बेसिस। अब क्रिस्टल स्ट्रक्चर कैसे बनता है? स्पेस लैटिस प्लस बेसिस। जब ये बेसिस को हम इस पॉइंट पे रखते हैं तो इस तरह से ये स्ट्रक्चर बनेगा। तो हम देखते हैं ये क्रिस्टल स्ट्रक्चर जो है इसका जो सराउंडिंग इन्वायरमेंट है वो भी सेम है। तो क्रिस्टल स्ट्रक्चर तैयार कैसे होता है? बाय एडिंग द बेसिस, व्हाट इज द बेसिस? 1 और मोर एटम्स अबाउट ए लैटिस पॉइंट। द नंबर ऑफ एटम इन द बेसिस मे बी 1 और मोर देन 1। तो जब हमने बेसिस को लैटिस के ऊपर रखा तो इस तरह का अरेंजमेंट बना, इसे हम कहेंगे क्रिस्टल स्ट्रक्चर। सो क्रिस्टल स्ट्रक्चर क्या होता है? स्पेस लैटिस प्लस बेसिस विच इज इक्वल टू क्रिस्टल स्ट्रक्चर। अब आती है यूनिट सेल। क्रिस्टल स्ट्रक्चर की सबसे बेसिक यूनिट जो है वो यूनिट सेल है। स्मॉलेस्ट ग्रुप ऑफ एटम विच हैज द ओवरऑल सिमेट्री ऑफ ए क्रिस्टल। जो यूनिट सेल की सिमेट्री रहेगी वो ही क्रिस्टल में रिपीट होगी। ऐसे नहीं है कि यूनिट सेल की सिमेट्री अलग है और क्रिस्टल की सिमेट्री अलग हो जाएगी। एंड फ्रॉम विच द इंटायर लैटिस कैन बी बिल्ट अप बाय रेपिटेशन इन 3 डायमेंशन। तो इस तरह से 3 डायमेंशंस में उसकी यूनिट सेल की रेपिटेशन होगी। प्रिमिटिव यूनिट सेल क्या होती है? द एटम्स इन द प्रिमिटिव यूनिट सेल आर प्रेजेंट ओनली एट द कॉर्नर्स।
यू कैन सी जो एटम है वो प्रेजेंट है ओनली द कॉर्नर्स एंड एवरी एटम एट द कॉर्नर इज शेयर्ड अमंग 8 adjacent unit cell. This is very important. हम लास्ट डायग्राम में डिस्कस करेंगे इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम्स इन द प्रिमिटिव यूनिट सेल बॉडी एंड फेस सेंटर्ड सेल में. सो ऑल कॉर्नर जो मैं उसमें एटम जो लाई कर रहा है वो सिंगल एटम लाई कर रहा है. तो टोटल एटम कितने हैं 8. और एक सिंगल एटम जो है वो शेयर्ड होगा 8 एडजेसेंट यूनिट के साथ. दिस इज कॉल्ड द प्रिमिटिव यूनिट सेल. नॉन प्रिमिटिव यूनिट सेल जिसमें कॉर्नर में तो एटम है प्लस एटम बॉडी में भी हो सकता है, एटम फेस पे भी हो सकता है, एटम एंड सेंटर्ड पे भी हो सकता है, उन्हें हम कहेंगे नॉन प्रिमिटिव सेल. ये 3 काइंड्स ऑफ नॉन प्रिमिटिव यूनिट सेल. वन इज बॉडी सेंटर्ड. बॉडी सेंटर्ड में क्या है, एक एक्स्ट्रा लैटिस पॉइंट जो है वो सेंटर्ड इन द एग्जैक्ट मिडिल ऑफ द सेल में लाई करेगा. एक एटम जो है वो यूनिट सेल के सेंटर में जो है वो लाई करेगा, उसको हम कहेंगे बॉडी सेंटर्ड. फेस सेंटर्ड, एक एक्स्ट्रा लैटिस पॉइंट जो होगा वो सेंटर्ड में होगा, बट किसके सेंटर्ड में होगा, एवरी फेस. तो एक क्यूब के 6 फेसेस हैं, तो 6 फेसेस के सेंटर में एक एटम जब लाई करेगा उसे कहेंगे फेस सेंटर्ड. एंड सेंटर्ड, अपोजिट फेसेस में उनके सेंटर में एक एटम लाई करेगा. जैसे टॉप बॉटम फेस हो गया, लेफ्ट राइट फेस हो गया, फ्रंट बैक फेस हो गया, बट किसी एक फेस पे किसी 2 अपोजिट फेसेस पे लाई करेगा. फ्रंट बैक होगा या टॉप बॉटम होगा या लेफ्ट राइट फेस होगा क्यूब का. सो जो वॉल्यूम होगा नॉन प्रिमिटिव सेल का वो ज्यादा होगा कंपेयर टू द प्रिमिटिव यूनिट सेल्स. अब एक डायग्राम देख लेते हैं. बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल में क्या है, इसमें बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल में हर एक कॉर्नर पे एक सिंगल एटम होगा. टोटल 8 कॉर्नर्स है और एक एटम जो होगा वो बॉडी के सेंटर में होगा. ये एटम शेयर सिर्फ इसी यूनिट सेल के साथ होगा, किसी अदर यूनिट के सेल के साथ ये शेयर नहीं होगा. दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट. फेस सेंटर्ड सेल में क्या है, ये फ्रंट बैक राइट लेफ्ट फेस हो गया, टॉप बॉटम फेस हो गया. हर एक फेस के सेंटर में एक एटम लाई करेगा. तो टोटल कितने फेस हैं, 6. सो एक फेस का जो एटम है वो शेयर होगा एडजेसेंट 2 यूनिट सेल के साथ. ये क्यों मैं बता रहा हूं, जब हम इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम्स कैलकुलेट करेंगे तो अगर ये फेस जो है वो शेयर है 2 एडजेसेंट यूनिट के साथ, ये एटम जो है वो, तो सिंगल फेस की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1/2. एंड सेंटर्ड में हमने बात की जो अपोजिट फेसेस है, इधर ये टॉप बॉटम हो सकता है, अगर ये नहीं है तो ये राइट लेफ्ट या फ्रंट बैक फेस हो सकता है. तो 8 कॉर्नर्स पे 8 एटम्स तो हैं, बट अपोजिट फेसेस के सेंटर में भी एटम जो है वो लाई कर रहे हैं. अब क्यूबिक यूनिट सेल रिपीटिंग यूनिट जो है वो क्यूब बनाती है. सो दैट कंटेन्स होल एटम्स एंड इंटीग्रल पार्ट्स ऑफ द एटम्स. हम देखते हैं इसमें ये सिंपल क्यूबिक और वी कैन से दैट द प्रिमिटिव यूनिट सेल. इसके कॉर्नर्स में 8 एटम्स हैं. सो ईच एटम जो है वो शेयर करेगा 8 एडजेसेंट यूनिट सेल के साथ. तो यहाँ पे कॉर्नर पे एक एटम की जो वैल्यू आएगी वो 1/8 आएगी. तो टोटल 8 कॉर्नर्स पे 8 एटम है, तो 8 × 1/8 जो है वो बन जाएगा हमारे पास 1 एटम. तो इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम इन द सिंपल क्यूब इज 1. बॉडी सेंटर्ड में ये एटम जो है वो लाई कर रहा है बॉडी ऑफ द क्यूब में. 8 कॉर्नर्स एटम, बट 1 एडिशनल एटम जो है वो लाई कर रहा है बॉडी में.
तो इफेक्टिव नंबर एटम जो क्या हो जाएंगे, वो 2 हो जाएंगे। हम डिटेल में डिस्कस करेंगे इसको अभी। फेस सेंटर्ड में अपोजिट फेसेस पे और 8 कॉर्नर्स पे 8 एटम्स हैं, तो ईच जो फेस शेयर करेगा वो 1/2 रहेगा। तो 6/2 तो 3 एंड 1 इन द प्रिमिटिव यूनिट सेल का 1 एटम आ गया, तो 1 + 3 टोटल जो आ जाएंगे 4 एटम्स आ जाएंगे। ये देखिए इस डायग्राम को, ये हमारे पास सिंपल क्यूबिक सेल की डायग्राम है, ये बॉडी सेंटर्ड की और ये फेस सेंटर्ड की। अब हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं इसको डिटेल, कैसे 1/8 पार्ट होता है। 4 एटम जो है वो अपर लेयर में है और 4 एटम जो है वो लोअर लेयर में। जब हमने अपर और लोअर लेयर को कट किया हाफ में, तो हमारे पास स्ट्रक्चर जो बना इस तरह से बना। अगेन हमने इनको कट किया, क्योंकि एक कॉर्नर का एटम जो है वो 8 एडजेसेंट यूनिट सेल के साथ शेयर होता है। तो इस तरह से हमारे स्ट्रक्चर बना। और ये अगेन इसको हमने हाफ में से कट किया, तो ये इस तरह का हमारे पास यूनिट सेल बना। अगर हम इनको ओपन करते हैं तो इस तरह का अरेंजमेंट बनता है। 1 2 3 4 5 6 7 8। एक एटम जो है वो शेयर होता है एडजेसेंट 8 यूनिट के साथ। तो हमारे पास इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम जो हुए प्रिमिटिव यूनिट सेल में 8 × 1/8 विच इज इक्वल टू 1 इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम। हम फेस सेंटर्ड को, ये एक फेस था, हमने इसको काटा, तो हमारे पास क्या हुआ कि ये 2 एडजेसेंट यूनिट के साथ शेयर होगा। ईच फेस की वैल्यू क्या आई हमारे पास, कंट्रीब्यूशन इन द यूनिट सेल, ईच एटम की वैल्यू क्या है कि 1/2। तो 6 फेसेस है, तो 6 × 1/2 विच इज इक्वल टू 3, और कॉर्नर को मिला के एक एटम बनता है। तो टोटल जो आएंगे हमारे पास इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम जो फेस सेंटर्ड के, वो आएंगे 4। अब देखते हैं हम इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम यहाँ से कैलकुलेट करते हैं। 8 कॉर्नर्स में एटम है और ईच एटम का कंट्रीब्यूशन जो है वो 1/8, बिकॉज ये एटम जो है वो एडजेसेंट 8 यूनिट सेल के साथ ज्वाइन है। 8 × 1/8 द इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम इज 1। बॉडी सेंटर्ड में जो कॉर्नर्स हैं उनका कंट्रीब्यूशन तो आ गया 8 × 1/8 विच इज इक्वल टू 1। बट एक सेंटर है जो बॉडी में, एक एटम है जो बॉडी में लाई कर रहा है, तो इसका किसी अदर यूनिट के साथ, एडजेसेंट यूनिट के साथ कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है। तो ये एज इट इज रहेगा 1 + 1 विच इज इक्वल टू 2 इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम। अब हमारे पास फेस सेंटर्ड क्यूबिक आ गया, 8 × 1/8 ईच कॉर्नर का एटम जो आए वो आया हमारे पास आ गया 1। अब 6 फेसेस हैं और ईच फेस के एटम का जो कंट्रीब्यूशन है वो 1/2 है इन द यूनिट सेल में। तो हमारे पास कितना बन गया, ये 3। तो टोटल इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम जो है वो 4 है। जैसे ये डायग्राम से देखें, ये इसका एक फेस कट गया, एक फेस इधर को, एक फेस इधर को, एक फेस इधर को, तो एडजेसेंट 2 यूनिट सेल के साथ ये ज्वाइन है। ये बॉडी सेंटर्ड है, ये किसी अदर यूनिट के साथ ज्वाइन नहीं है। और ये जो है एक सिंगल एटम जो है वो एडजेसेंट 8 यूनिट के साथ है। 8 × 1/8 विच इज इक्वल टू 1। दीज आर द इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम और बॉडी सेंटर्ड 2 एंड फेस सेंटर्ड 4। थैंक यू सो मच। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना मेरी वीडियो को। थैंक यू।